हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीकेडी ऑनलाइन क्लासेस में। बोर्ड के ऊपर बने हुए चित्र को देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत वृक्क नलिकाएं यानी कि नेफ्रॉन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उनकी बात करेंगे हम। नेफ्रॉन की संरचना को जो भाग बांटे गए हैं उन भागों सहित हम इनको पढ़ेंगे। चित्र के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आज हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन की संरचना। इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले जो अपने टॉपिक हो चुके हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना के अंतर्गत आने वाले आवश्यक अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें किडनी, उसके बाद में मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय और मूत्रमार्ग, और उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी या हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है कि किडनी को बनाने वाली स्ट्रक्चरल यूनिट, किडनी के अंदर जो संरचनात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन, यानी वृक्क की किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो किडनी नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करेंगे। किडनी में नेफ्रॉन ही वह नलिकाएं हैं, वह अंग है जिसके अंदर मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और उसके बाद मूत्र निर्माण होता है। मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज है नेफ्रॉन की संरचना। तो देखिए, नेफ्रॉन की संरचना के अंतर्गत जो भाग है उन भागों को लिखा हुआ है। तो नेफ्रॉन क्या है पहले बताएं आपको कि नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क के अंदर मूत्र निर्माण की जो क्रिया होती है वो नेफ्रॉन में होती है और वृक्क को बनाने वाली पूरे छोटे छोटे संरचनाएं जो है वो नेफ्रॉन होते हैं। इसलिए नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में यानी कि एक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख 10 to 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक वृक्क में, एक वृक्क के अंदर 10 से 12 लाख महीन पतले नेफ्रॉन पाए जाते हैं। लंबी नलिकाएं होती हैं, महीन होती हैं, कुंडलित नलिकाएं होती हैं। बहुत सारी संख्या 10 से 12 लाख, बहुत पतले होंगे, बहुत ही बहुत पतली इकाइयां होती हैं, छोटी इकाइयां होती हैं। जो नलिकाएं मिलती हैं इन नलिकाओं को वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहा जाता है। इन नलिकाओं में मूत्र का निर्माण होता है। जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो नेफ्रॉन के अंदर होती है। इस मूत्र के अंदर, शरीर के अंदर जो अपशिष्ट नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो निकल करके मूत्र में आ जाते हैं, शरीर से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन में होता है। प्रत्येक वृक्क नलिका या नेफ्रॉन को कुछ भागों में बांटा गया है, विभिन्न भागों के अंदर बांटा गया है। वो भाग किस प्रकार से हैं? सबसे पहले है मैल्पीगी काय या मैल्पीगियन बॉडी। उसके बाद है गिरवा, एक छोटा सा भाग होता है गिरवा या नेक।
उसके बाद समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद हेनलेज लूप या हेनले का लूप, और फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका, डेसिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और फिर अंत में आती है संग्रह नलिका, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो आज हम इन सभी अंगों का, इसके भागों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है मैल्पिजियन काय। मैल्पिजियन काय जो कि वृक्क नलिका, हमने किडनी की संरचना पढ़ी थी। किडनी की संरचना में दो भाग थे, एक था वल्कुट बाह्य भाग और मध्यांश आंतरिक भाग। तो मैल्पिजियन काय वृक्क के वल्कुट भाग में पाया जाता है। वृक्क नलिका का सबसे पहला भाग, अग्र भाग, मैल्पिजियन काय कहलाता है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैल्पिजी काय को हमने रोमन अंक के अंदर दो भागों में बांट रखा है, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, यानी केशिका गुच्छ। तो इस हिसाब से मैल्पिजी काय दो भागों में बटा होता है। पहला भाग है बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल। यह एक प्यालेनुमा भाग होता है, प्यालेनुमा संरचना होती है जिसमें केशिका गुच्छ, बोमेन ग्लोमेरुलस को कहते हैं, केशिका गुच्छ। ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट प्यालेनुमा आकृति का है। चित्र में देखिएगा, ये है बोमेन संपुट, ये पूरा बोमेन संपुट है। चित्र के अंदर बोमेन संपुट वाला भाग, यानी नेफ्रॉन का सबसे अगला भाग, अग्र भाग पूरा मैल्पिजियन काय, इसका पहला भाग बोमेन संपुट, प्यालेनुमा भाग होता है यह बोमेन संपुट। इस बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ धंसा हुआ रहता है। बोमेन संपुट की भित्ति बहुत पतली महीन भित्ति द्विस्तरीय होती है। दो स्तर की भित्ति होती है, पतली भित्ति होती है, महीन और द्विस्तरीय भित्ति होती है। ये स्तर सल्की उपकला, देखिए 11वीं क्लास के अंदर जंतुओं के उत्तक थे, जंतु उत्तकों का अध्ययन था। जंतु उत्तकों के अंतर्गत अपन ने कई प्रकार के उत्तक पढ़े थे, सरल उत्तक थे, जटिल उत्तक थे। इस प्रकार से जंतुओं के अंदर अनेक प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जिसके अंदर उपकला उत्तक, उसके बाद में संयोजी उत्तक था, तंत्रिका उत्तक था। तो इस प्रकार से संयोजी उत्तक रक्तोलिया आता है, हड्डियां आती हैं, और तंत्रिका उत्तक थे, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाले, उपकला उत्तक था। इस प्रकार से उत्तक थे। तो यहाँ पर उपकला उत्तक को और भागों में बांट रखा था, स्तंभी उपकला उत्तक, सल्की उपकला, सरल उपकला, रोमाभी स्तंभाकार उपकला, इस प्रकार से घनाकार उपकला। यहाँ पर जो बोमेन संपुट की भित्ति होती है वो सल्की उपकला की बनी होती है, अर्थात चपटी कोशिकाएं होती हैं। घनाकार कोशिकाएं मोटी कोशिकाएं होती हैं, सल्की उपकला की कोशिकाएं चपटी टाइल के समान एक के बाद एक लगी हुई होती हैं। तो चपटी कोशिकाएं यानी सल्की उपकला का बना हुआ यह स्तर होता है बोमेन संपुट की भित्ति का। इसके आंतरिक स्तर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती। बोमेन संपुट के आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को पदाणु कहते हैं, पदाणु या पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, पदाणु या पोडोसाइट्स, इन कोशिकाओं को कहा जाता है।
बोमेन संपुट की महीन भित्ति जो सल्की उपकला की बनी होती है, इस महीन भित्ति में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पदाणु या पोडोसाइट्स कहा जाता है। पदाणु या पोडोसाइट्स। पोडोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के प्रवर्ध और रुधिर केशिकाओं की भित्तियां। पोडोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं उनके प्रवर्ध, यानी कोशिकाओं के कोशिका इस प्रकार से लंबे प्रवर्ध होते हैं, इस तरह से ये प्रवर्ध पोडोसाइट कोशिकाओं के प्रवर्ध और रुधिर केशिकाओं की भित्तियां आपस में मिलकर ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करती हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बार कि बोमेन संपुट की महीन भित्ति, बोमेन संपुट की महीन भित्ति में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको पदाणु या पोडोसाइट्स कहा जाता है। इन पोडोसाइट सेल्स के प्रवर्ध और रुधिर केशिकाओं की भित्तियां आपस में, केशिकाएं और कोशिकाएं, रुधिर केशिकाएं, ब्लड वेसल्स जो आपने पढ़ा था, ब्लड वेसल्स, उनकी बात हो रही है। तो रुधिर केशिकाएं और पोडोसाइट्स के प्रवर्ध मिलकर के ग्लोमेरुलस झिल्ली, ये जो ग्लोमेरुलस झिल्ली है जिसके अंदर रुधिर क्षमता है और मूत्र का जो भाग है वो नेफ्रॉन नलिकाओं में आ जाता है। तो ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण होता है पोडोसाइट्स कोशिकाओं के प्रवर्ध के द्वारा और रुधिर केशिकाओं की भित्तियों के द्वारा। इस कला में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस झिल्ली जो बनती है, ग्लोमेरुलस झिल्ली, इस झिल्ली में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिस कारण से यह झिल्ली ग्लोमेरुलस कला, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन अधिक पारगम्य होती है, परमीएबल होती है, ज्यादा पारगम्य होती। इसमें छिद्र पाए जाते हैं, लगभग 500 से 1000 एंगस्ट्रॉन व्यास के छिद्र पाए जाते हैं। ये था पहला बोमेन संपुट, यानी कि मेल्टिकी काय का पहला भाग बोमेन संपुट। इसके बाद दूसरा भाग है ग्लोमेरुलस। एक बार फिर से हम बात करेंगे लास्ट में। उसके बाद दूसरा ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कैसे बनता है बोमेन संपुट में। तो बोमेन संपुट की गुहा में केशिका गुच्छ पाया जाता है। देखिए बोमेन संपुट का खाली जगह ये है। इस खाली जगह में, इस खाली जगह को गुहा या कैविटी, बोमेन संपुट की गुहा, बोमेन संपुट कैविटी कहा जाता है। इस कैविटी के अंदर पाया जाता है ग्लोमेरुलस। यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है ग्लोमेरुलस पूरा, और उसके बाद में दो नलिकाएं इसमें एक प्रवेश कर रही, एक आ रही है। दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, बनाई हुई है। इसकी डायरेक्शन ये है और ये बाहर की तरफ आ रही है। ग्लोमेरुलस की झिल्ली, ग्लोमेरुलस जो है वो बोमेन संपुट के अंदर पाया जाता है। वृक्क धमनी, किडनी के अंदर जो धमनी आती है उसे वृक्क धमनी कहते हैं, जो रक्त को लेके आ रही है। मानव के संपूर्ण उत्सर्जन तंत्र का चित्र अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर आपको बताया था वृक्क धमनी। तो वृक्क धमनी की अभिवाही धमनी का, एफेरेंट एट्रियोल, अभिवाही धमनी का, देखिए वृक्क धमनी की अभिवाही धमनी का जो रक्त को लेकर आ रही है नेफ्रॉन में, अभिवाही धमनी का बोमेन संपुट के अंदर जाकर के 50 छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बट जाती है। अभिवाही धमनी का बोमेन संपुट में प्रवेश करने के बाद में महीन 50 छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है और विभक्त होकर के बारीक नलिकाएं, प्रतिनलिकाएं बनाती हैं और इसे ही केशिका गुच्छ कहते हैं।
बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं केशिका बन जाती है, वह गुच्छा बन जाता है, उसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभिवाही धमनी का जो रक्त को लेकर के नेफ्रॉन के बोमेन संपुट में आती है, बोमेन संपुट में आने के बाद यह अभिवाही धमनिका 50 छोटी छोटी पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, जो केशिका गुच्छ का निर्माण करती है। अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है। अभिवाही धमनिका जो लेकर के आती है रक्त को, और अपवाही धमनिका यहाँ से रक्त निकलता है छलने के बाद में, इसका व्यास कम होता है, इसका व्यास ज्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर दाब बढ़ जाएगा, क्योंकि मोटी पाइप से पतली पाइप में जब रक्त आएगा, मोटी नलिका से पतली नलिका के अंदर जब रक्त आएगा तो दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और इसी दाब के कारण से ग्लोमेरुलस में मूत्र रक्त है वो छन जाता है, और उसका जल के साथ नाइट्रोजनी पदार्थ जो वो अलग हो जाते हैं। तो अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से ज्यादा होता है। अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से, अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से ज्यादा होता है। केशिकाओं की जो भित्ति है वो एंडोथीलियम की बनी होती है, यानी कि रुधिर केशिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम की बनी होती है, अंत उत्कला की एंडोथीलियम की बनी होती है। इस भित्ति के अंदर 500 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन 500 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन व्यास के छिद्र पाए जाते हैं। भित्ति के अंदर 500 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन व्यास के छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों में से होकर के रक्त का निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन होता है। रुधिर केशिकाओं की एंडोथीलियम व बोमेन संपुट की एपिथीलियम मिलकर निस्यंदन स्तर का कार्य करती है, अर्थात फिल्ट्रेशन सरफेस जो बनती है, फिल्ट्रेशन सरफेस सतह बनती है, उस सतह का निर्माण रुधिर केशिकाओं की एंडोथीलियम और बोमेन संपुट की एपिथीलियम मिलकर के करती है, निस्यंदन स्तर का निर्माण करती है। तो ये थे दो भाग में पी काय के, आपको समझ में आ गया होगा इस तरह से। एक बार फिर से ले लेंगे लास्ट में। दूसरा टॉपिक है गिरवा, नेक। गवर्नमेंट संपुट के पीछे छोटा सा भाग होता है, ये पतला सा छोटा सा भाग गिरवा। गिरवा जो गर्दन का भाग यानी गवर्नमेंट संपुट के पीछे का छोटा सा संकीर्ण नलिका की तरह होता है। इसकी भित्ति रोमाभि उपकला की बनी होती है, रोमाभि उपकला, जिसके अंदर की तरफ रोम पाए जा रहे हैं, रोमाभि उपकला की बनी होती है, रोमाभि उपकला की इसकी भित्ति बनी होती है। तो इस प्रकार से छोटा सा भाग था। मीपस कुंडलित नलिका अगला भाग है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका जो कि नेफ्रॉन का तीसरा भाग है, इस भाग ये कहां पर है? बोमेन संपुट के गिरवा के बाद में पतला लंबा नलिकाकार अतिकुंडलित भाग होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी। यह संरचना गिरवा के पीछे लंबी मोटी व कुंडलित नलिका है, लंबी होती है, मोटी होती है, कुंडलित नलिका होती है, अति कुंडलित होती है। यह किसकी बनी होती है? घनाकार उपकला की। देखिए अलग अलग उपकला इस तरह आ रहे हैं। सबसे पहले बोमेन संपुट की भित्ति थी जो कि सल्की उपकला की थी, उसके बाद गिरवा की भित्ति थी रोमाभि उपकला की, और अब समीपस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति और घनाकार उपकला की है, अर्थात मोटी कोशिकाओं की बनी हुई भित्ति है, मोटी नलिका है ये। समीपस्थ कुंडलित नलिका के भीतर की तरफ आंतरिक भित्ति पर अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, यानी अनेक सूक्ष्मांकुर होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, जिस कारण से यहाँ पर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण होता है। यह ब्रूस बॉर्डर अवशोषण का स्तर बढ़ा देता है, अर्थात जब
रक्त ब्लड फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेशन होता है, बर्मन संकुट ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त चलता है। तो रक्त की जो आरबीसी का निकाय है, उसकी प्लाज्मा है, उसका तरल लिक्विड पार्ट है, बहुत सारा पार्ट जो है वापस अभी अपवाही गणनिका में आ जाता है। लेकिन जब यहाँ पर छनित्र जो है फिल्ट्रेट जो यहाँ पर आता है, उस फिल्ट्रेट के अंदर अधिक मात्रा में जल होता है, कुछ लवण भी होते हैं, बहुत सारे आवश्यक पदार्थ भी होते हैं, आवश्यक लवण भी होते हैं। तो उन सभी का अवशोषण जो है वो अधिकांशतः समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर किया जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति में घनाकार उपकला की जो आंतरिक कोशिकाएं हैं, उनकी आंतरिक जो भित्ति की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं पर अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो ब्रूस बॉर्डर बनाते हैं। ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। यह ब्रूस बॉर्डर या सूक्ष्मांकुर अवशोषण का स्तर बढ़ा देते हैं, यानी कि जब मूत्र के चलने के बाद में अधिक मात्रा में जल आ जाता है, आवश्यक लवण आ जाते हैं, उन सभी का अवशोषण करने का कार्य करते हैं ये सूक्ष्मांकुर। तो अतः यह भित्ति अधिक अवशोषणकारी होती है और इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर अधिक मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि ऊर्जा निर्माण करने का कार्य करते हैं, अतः यहाँ पर भी समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं, जो कि सक्रिय अवशोषण में अहम भूमिका निभाते हैं, सक्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कभी कभी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा रक्त में कम होती है और जिनकी मात्रा रक्त में ज्यादा होती है और वो फिल्ट्रेट में भी आ जाते हैं, लेकिन फिल्ट्रेट से उनको निकालना आवश्यक होता है। तो ऐसी क्रिया के अंदर उल्टा बल लगा करके उनको खींचा जाता है, तो इसके लिए सक्रिय अवशोषण किया जाता है। सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो सक्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा जो प्रदान की जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रदान की जाती है। इस भाग में यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में इस भाग में केशिका गुच्छीय निषेध का 2/3 भाग पुनः अवशोषित हो जाता है। अधिक अवशोषणकारी सतह होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका की आंतरिक भित्ति, इसलिए यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आता है, निषेध आता है, उस निषेध का लगभग 2/3 भाग इस समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर अवशोषित हो जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका जो आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका है। इस प्रकार से यहाँ तक ये वाला भाग है समीपस्थ कुंडलित नलिका का। समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर अधिकतर जो अधिकांशतः यहाँ पर आएगा ये चिन्ह। समीपस्थ कुंडलित नलिका में अधिकांशतः जो फिल्ट्रेट आता है उस फिल्ट्रेट का लगभग 2/3 भाग वापस अवशोषित हो जाता है। 2/3 भाग को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और उसके अंदर अधिक मात्रा में लवण, अधिक मात्रा के अंदर जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ है ये सब बचे रहते हैं। अधिक मात्रा के जो लवण होंगे उनका अवशोषण हो जाता है। लगभग 2/3 भाग काफी मात्रा में समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषण किया जाता है। इस प्रकार से दूसरा भाग था। चौथा भाग है हेनलेस लूप। हेनले का लूप ध्यान दीजिएगा। समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद में समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बीच में यू आकार का जो भाग होता है वो हेनले का लूप है। यहाँ पर जो ब्लैक कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है आपको वो हेनले का लूप है। ये वाला हेनले का लूप है।
तो समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बीच का भाग होता है हेनले का लोब। यह वृक्क नलिका के मध्य तथा समीपस्थ नलिका के पीछे स्थित पतला हो रही है। देखिए यहाँ पर नलिका मोटी है, फिर यहाँ पतली हो गई नलिका। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद में पतली नलिका वाला भाग होता है, यू आकार की नलिका होती है। यू आकृति की नलिका होती है जिसे हेनले का लूप कहते हैं। हेनले का लूप कहाँ देखिए, एक बात आपको बताते चले, मैट्रिकी काय वृक्क के वलकुट भाग में, गिरवा वलकुट भाग में है, समीपस्थ कुंडलित नलिका भी वलकुट भाग में है। अब आता है हेनले का लूप। हेनले का लूप किडनी के वृक्क के मध्यांश यानी मेडुला के अंदर पाया जाता है, मेडुला भाग में पाया जाता है हेनले का लूप, जो कि यू आकृति का होता है, नीचे तक फैला हुआ होता है। इस कारण से यह है यू आकृति का और ये भाग मध्यांश में धसा रहता है। हेनले के लूप की दो भुजाएं होती हैं, एक होती है अवरोही भुजा, एक होती है आरोही भुजा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लू कलर से लाइन दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर से लाइन वृक्क शिरा की शाखा है, रेड कलर की है वो वृक्क धमनी की शाखाएं है, जिसमें अभी आपका धमनी का जो आ रही है वो है। यहाँ पर बीच में जो ब्लैक कलर की लाइन है उसके ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है, ये ग्रीन कलर से नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर है। तो ये तो यहाँ ऐसे लगा हुआ है वृक्क शिरा के लिए, और ये जो निशान है ये है नेफ्रॉन की हेनले के लूप के लिए। तो हेनले के लूप की वो भुजा जो नीचे की ओर फिल्ट्रेट को लेकर आ रही है, या हेनले के लूप की वो भुजा या वो हिस्सा जो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे तरफ गिरता हुआ हिस्सा है, वो अवरोही भुजा है। उसकी अवरोही भुजा है, डिसेंडिंग लिम्स है। और दूसरी जो ऊपर की ओर यू नीचे उड़ने के बाद में ऊपर की ओर जा रही वो उसकी अवरोही भुजा है। तो इस प्रकार से हेनले का लूप दो भागों में बटा होता है, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। एक ऊपर की तरफ आरोही भुजा है, नीचे की तरफ अवरोही भुजा है। समीपस्थ कुंडलित नलिका की समीपस्थ कुंडलित नलिका हेनले के लूप की अवरोही भुजा में खुलती है, जबकि हेनले के लूप की आरोही भुजा दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है। हेनले के लूप की अवरोही भुजा के भी दो भाग होते हैं। हेनले के लूप की आरोही भुजा जो है उसके दो भाग होते हैं। हेनले के लूप की आरोही भुजा का निचला भाग जो है पतला होता है, और हेनले के लूप की आरोही भुजा का ऊपरी भाग थोड़ा सा चौड़ा होता है। यहाँ पर है, ये तो दूरस्थ कुंडलित नलिका तो यहाँ पर है, ये वाला भाग हेनले के लूप का ही भाग है जो कि चौड़ी नलिका होती है। तो हेनले के लूप की आरोही भुजा का ये चौड़ा भाग है और ये पतला भाग है। यहाँ पर दो भाग होते हैं। अवरोही भुजा सल की उपकला द्वारा, जो अवरोही जो गिरती हुई भुजा है, अवरोही डिसेंडिंग लिम्स नीचे की तरफ आ रही है, वो सल की उपकला द्वारा आश्रित होती है, अंदर की तरफ सल की उपकला के द्वारा आश्रित रहती है। आरोही भुजा जो कि दूरस्थ कुंडलित नलिका या डेसिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स डीसीटी में खुलती है, और इसकी भित्ति मोटी होती है, वह घनाकार उपकला की बनी होती है। घनाकार उपकला जिसके द्वारा समीपस्थ कुंडलित नलिका बनी हुई है उसी का बना हुआ है। समीपस्थ कुंडलित नलिका हेनले के लूप की आरोही भुजा और दूरस्थ कुंडलित नलिका तीनों ही घनाकार उपकला की बनी हुई होती है। लेकिन समीपस्थ कुंडलित नलिका की घनाकार उपकला के आंतरिक स्तर पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका की घनाकार उपकला के ऊपर सूक्ष्मांकुर नहीं होते। इस प्रकार से ये था इसका चौथा भाग हेनले का लूप, जिसकी दो भुजाएं हैं, अवरोही और आरोही। आरोही भुजा के दो भाग हैं, आरोही भुजा का पतला भाग और आरोही भुजा का मोटा भाग।
आरोही भुजा आगे चल करके दुरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है और आरोही भाग अंदर से घनाकार उपकला के द्वारा आश्रित रहता है। पांचवा भाग है दुरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी। ये पीसीटी होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी प्रॉक्सिमल कोनुलेटेड ट्यूब्यूल्स, डेसिटल कोनुलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो दुरस्थ कुंडलित नलिका इसका अगला भाग। पांचवा हेनले लूप की आरोही भुजा जो ऊपर की ओर उठती भुजा होती है, जिसके तीर के निशान पे लिखा भी हुआ है ऊपर की ओर, तो हेनले के लूप की आरोही भुजा दुरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है, जो वृक्क के वल्कुट भाग में धसी होती है। दुरस्थ कुंडलित नलिका कहाँ होती है? वल्कुट भाग में। आपको जब इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया गया था, तो वहां पर आपको किडनी की संरचना बताई गई थी। उस किडनी की संरचना में इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर किडनी के 2 पार्ट थे। एक बाह्य भाग जो आउटर लेयर था, आउटर जो पार्ट था वो था वल्कुट या कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट था वो था मध्यांग मेडुला। तो जो आउटर पार्ट था वल्कुट, उस वल्कुट या कॉर्टेक्स भाग में होता है दुरस्थ कुंडलित नलिका। यह भाग भी समीपस्थ कुंडलित नलिका की तरह ही घनाकार उपकला का बना होता है। इसकी जो आंतरिक भित्ति है वो भी घनाकार उपकला की होती है, लेकिन अंतर इतना होता है कि इसमें ब्रूस बॉर्डर नहीं पाए जाते, सूक्ष्म अंकुर नहीं पाए जाते। ये था दुरस्थ कुंडलित नलिका। और अब लास्ट है संघ्य नलिका, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। संघ्य नलिका या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो संघ्य नलिका आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ का पूरा पार्ट दुरस्थ कुंडलित नलिका का है। इसके बाद में ये जो लंबी नलिका बनी हुई है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, संघ्य नलिका है, जिसके अंदर अनेक नेफ्रॉन आकर के जुड़ते हैं। ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं आपको अलग अलग, यहाँ पर अनेक नेफ्रॉन की दुरस्थ कुंडलित नलिकाएं आकर के जुड़ती हैं। और भी नेफ्रॉन है उनकी नलिकाएं जुड़ती हैं और ये एक मोटी नलिका बन जाती है। इसे कहते हैं बेलिनाई की वाहिनी, बेलिनाई की वाहिनी या डक्ट ऑफ बेलिनाई। इसके बारे में डिटेल से ध्यान दीजिएगा। वृक्क नलिका की अंतिम जो नलिका होती है, वृक्क नलिका की दुरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह नलिका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में खुलती है। प्रत्येक संग्रह नलिका में कई वृक्क नलिकाएं नेफ्रॉन के जुड़ने के लिए भाग होते हैं। एक संग्रह नलिका के अंदर अनेक नेफ्रॉन आकर के, यानी अनेक नेफ्रॉन की दुरस्थ कुंडलित नलिकाएं आकर के जुड़ती हैं, और ये भाग हमने छोड़ रखे हैं उनके लिए। तो अनेक वृक्क नलिकाओं की दुरस्थ कुंडलित नलिकाएं संग्रह नलिका में आकर खुलती हैं। बहुत सी संग्रह नलिकाएं मिलकर के एक मोटी नलिका का निर्माण करती हैं। बहुत सी संग्रह नलिकाएं मिलकर के एक मोटी नलिका का निर्माण करती हैं, जिसे बेलिनाई की वाहिनी कहते हैं। बेलिनाई, बेलिनाई की वाहिनी, बेलिनाई की वाहिनी या डक्ट ऑफ बेलिनाई। डक्ट ऑफ बेलिनाई। बेलिनाई की वाहिनी का निर्माण करती है। तो बहुत सारी संग्रह नलिका मिलकर के बेलिनाई की वाहिनी डक्ट ऑफ बेलिनाई का निर्माण करती हैं। अब ये नलिकाएं यानी बेलिनाई की नलिकाएं आपस में मिलकर के और कहाँ खुलती है? वृक्कश्रोणी, जो आपको पहले बताया था। मूत्र वाहिनी का अगला भाग कीटनुमा होता है, जिसे क्या कहते हैं? पेल्विस या वृक्कश्रोणी कहते हैं।
पेल्विस में बेलनाई की वाहिनी खुलती है। तो बेलनाई की वाहिनी या ये नलिकाएं वृक्क, श्रोणि या पेल्विस में खुलती हैं, जो मूत्र वाहिनी का चौड़ा कीटनुमा भाग होता है। संग्रह नलिका वृक्क के पिरामिड में स्थित होती है। संग्रह नलिका वृक्क के पिरामिड भाग में होती है, अर्थात संग्रह नलिका जो है मध्यांश भाग में पाई जाती है। हेनले का लूप और संग्रह नलिका दोनों ही कहाँ होती है? मध्यांश मेडुला भाग में होती है, जिसमें पिरामिड होते हैं उसी भाग में स्थित होती है। संग्रह नलिका एक स्तरीय ग्रंथिल उपकला द्वारा आश्रित होती है। एक स्तरीय ग्रंथिल उपकला द्वारा, यानी कि संग्रह नलिका की जो भित्ति है वो पदार्थों का श्रावण भी करती है, ग्रंथिल उपकला की होती है। उसकी कोशिकाएं पदार्थों का श्रावण करती है, इसलिए ग्रंथिल उपकला की बनी होती है। यहाँ पर इस प्रकार से ये था अपना आज का टॉपिक, नेफ्रॉन की संरचना। अब अपन थोड़ा सा इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट। तो नेफ्रॉन जो है मानव की वृक्क की किडनी, मानव की वृक्क की किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। बहुत पतली नलिकाएं होती है, महीन कुंडली नलिकाएं होती है। मनुष्य की प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख महीन पतली लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहते हैं। वृक्क नलिकाओं में मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन को विभिन्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है मैल्पिकी काय। मैल्पिकी काय जो कि वृक्क के वल्कुट या कॉर्टेक्स भाग में स्थित होता है, और वृक्क नलिका का सबसे अगला भाग होता है मैल्पिकी काय। इसे दो भागों में बांटा गया है, गवर्नमेंट संपुट और ग्लोमेरुलस। गवर्नमेंट संपुट पहला भाग है। गवर्नमेंट संपुट यह प्याले नुमा संरचना की आकृति का होता है, जिसमें केशिका गुच्छ धसा रहता है। यह भित्ति महीन होती है, द्विस्तरीय भित्ति होती है। गवर्नमेंट संपुट की भित्ति महीन द्विस्तरीय होती है, और ये स्तर की उपकला का बना होता है। इस भित्ति की आंतरिक स्तर में भी विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। गवर्नमेंट संपुट की आंतरिक भित्ति में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको पोडोसाइट्स सेल्स या पदाणु या पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट्स कोशिकाएं या पदाणु जो है पोडोसाइट्स के प्रवर्ध और रुधिर केशिकाओं की भित्तियां मिलकर के ग्लोमेरुलस झिल्ली या केशिका गुच्छ कला या ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। इस झिल्ली में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिस कारण से झिल्ली अधिक पारगम्य होती है। दूसरा भाग है इसका ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। गवर्नमेंट संपुट के अंदर दशा रहता है केशिका गुच्छ। वृक्क धमनी की अभिवाही जो रक्त को लेकर के आ रही है गवर्नमेंट संपुट में, वृक्क धमनी की अभिवाही धमनी का गवर्नमेंट संपुट में आने के बाद 50 छोटी छोटी नलिकाओं के अंदर बट जाती है। गवर्नमेंट संपुट में रुधिर केशिका गुच्छ में लाती है। यह अभिवाही धमनिका 50 पतली पतली महीन वाहिकाओं में महीन नलिकाओं में बढ़ जाती है, जो केशिका गुच्छ का निर्माण करती है। अभिवाही धमनिका का व्यास अपोहई धमनिका के व्यास से ज्यादा होता है, अर्थात ये नलिका चौड़ी होती है, पतली होती है। इसी कारण से फिल्ट्रेशन के समय दबाव बढ़ जाता है। और कोशिकाओं की जो भित्ति है, केशिकाओं की भित्ति एंडोथेलियम की बनी होती है, और इन भित्तियों 500 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन व्यास के छिद्र पाए जाते हैं। केशिकाओं की भित्ति एंडोथेलियम की, जबकि गवर्नमेंट संपुट की जो भित्ति है वो एपिथेलियम की बनी हुई होती है। दोनों मिलकर के निस्यंदन स्तर का कार्य करती हैं, फिल्ट्रेशन लेयर बनाने का कार्य करती हैं। गिरवा ने एक छोटा सा भाग है, गवर्नमेंट संपुट के पीछे का भाग होता है, छोटा सा गिरवा वाला भाग होता है, जो रोमावी उपकला का बना होता है। फिर आता समीपस्थ कोनिकलिका मेन भाग होता है। इसका समीपस्थ पीसीटी प्रॉक्सिमल कोनिकेटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, यह संरचना गिरवा के पीछे, गिरवा जो भाग है उसके पीछे
की लंबी, मोटी व कुंडलित नलिका है। यह घनाकार उपकला की बनी होती है। इसकी उपकला स्तर में अंदर की तरफ सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। आंतरिक स्तर पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो ब्रूस बॉर्डर बनाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर समीपस्थ कुंडलित नलिका का अवशोषण का स्तर बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो फिल्ट्रेट आता है उस फिल्ट्रेट में अनेक आवश्यक पदार्थ भी आ जाते हैं, अधिक मात्रा में जल भी आ जाता है। इनका अवशोषण करने का कार्य अधिकांश समीपस्थ कुंडलित नलिका का होता है। इस कारण समीपस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। इनकी कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं जो सक्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। और समीपस्थ कुंडलित नलिका की जो केशिका गुच्छीय लूप, हेनले का लूप, यह वृक्क नलिका का समीपस्थ कुंडलित नलिका के पीछे स्थित पतला यू आकार का लूप होता है। यू आकार की लंबी नलिका होती है। इस यू आकार की लंबी नलिका के दो भाग होते हैं। जो नीचे की ओर गिरता हुआ भाग होता है, नीचे की ओर नलिका होती है, वो अवरोही पार्ट होता है, डिसेंडिंग लिम्स होती है। जो ऊपर की ओर होता है वो उसका असेंडिंग लिम्स होती है, आरोही भाग होता है। आरोही भाग की जो पहली नलिका नीचे की ओर होती है वो पतली होती है। आरोही भाग का ऊपरी का भाग जो है चौड़ा भाग होता है। तो आरोही भाग दो भागों में बढ़ जाता है। हेनले के लूप की आरोही भुजा पतली नलिका और हेनले का लूप की मोटी नलिका आरोही भुजा। तो इस प्रकार से हेनले का लूप जो है वो दो भाग बटे होते, अवरोही भुजा नीचे की ओर और आरोही भुजा ऊपर की ओर। समीपस्थ कुंडलित नलिका अवरोही भाग में खुलती है और यह जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है वो सल्की उपकला की बनी होती है। अवरोही भुजा हेनले के लूप की अवरोही भुजा सल्की उपकला की बनी हुई होती है। आरोही भुजा दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है। हेनले के लूप की आरोही भुजा आगे चलकर के दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है और दूरस्थ आरोही भुजा घनाकार उपकला की बनी होती है। पांचों पार्ट है इसका। दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेनले के लूप की आरोही भुजा दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है जो वलकुट के वृक्क भाग में स्थित होती है। यह भाग भी समीपस्थ कुंडलित नलिका के समान घनाकार उपकला का बना होता है, परंतु इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। और लास्ट पार्ट है संग्रह नलिका, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। वृक्क नलिका की दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह नलिका में खुलती है। प्रत्येक संग्रह नलिका में कई वृक्क नलिकाएं, कई वृक्क नेफ्रॉन आकर के खुलती हैं, उनके लिए जुड़ने के लिए स्थान होता है। बहुत सी संग्रह नलिकाएं मिलकर के एक मुख्य वाहिनी, बेलिनाई की वाहिनी, डक्ट ऑफ बेलिनाई का निर्माण करती हैं। यह बेलिनाई की वाहिनी वृक्क श्रोणी या पेल्विस में खुलती है, जो कि मूत्र वाहिनी का अगला कीपनुमा भाग होता है। यहाँ से आगे मूत्र वाहिनी के अंदर फिल्ट्रेट चला जाता है। संग्रह नलिकाएं या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो पिरामिड भाग में स्थित होती हैं, मध्यांश भाग में स्थित होती हैं। और संग्रह नलिकाएं एक स्तरीय ग्रंथि उपकला, ग्रेनुलर एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं, अर्थात यह स्रावी प्रकार का होता है। तो ये था आज का टॉपिक, वृक्क या नेफ्रॉन की संरचना। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ में कि मूत्र या उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रिया विधि क्या है। धन्यवाद।